नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर जबानी हमला बोला है। कांग्रेस पर अरुण सिंह का निशाना। कहा, किसान कांग्रेस के समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन से आंदोलन हो रहा है किसानों का, ये कहा है अरुण सिंह ने। साथ ही कहा कि आंदोलन में पंजाब के किसान हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। अब कांग्रेस किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। पत्रकार बंधुओं, मेरा नमस्कार। कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव करो, 2003 की स्थिति को एपीएमसी को फ्री छोड़ो, यह प्रदेशों के लोगों को उन्होंने बोला एज अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पे हम एपीएमसी को समाप्त करेंगे और फ्री मार्केट छोड़ेंगे, फ्री मार्केट। और यह कांग्रेस घोषणा पत्र में कहती है। और उसके बाद जब मोदी जी किसानों की आमदनी दोगुना करने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, 3 कानून ले आते हैं, उसके बाद उसका विरोध करना। आप खुद तो मांग करते हो, घोषणा पत्र में कांग्रेस लिखती है कि एपीएमसी एक्ट को समाप्त करेंगे और फ्री मार्केट छोड़ेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और तो और उनके जो एक तरफ तो आप कह रहे हो आमदनी दुगना करने का मोदी जी ने कहा था, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून का विरोध कर रहे हो। अरे आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने किसानों को सदैव गरीब रखा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक बार केवल कर्जा माफी करके बार बार उसको ढिढोरा पीटना। यहां 72,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों को पीएम किसान के अंतर्गत उनको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक योजनाएं से किसानों की आमदनी दुगुना करने का मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। 3 कानून ले आकर के उनकी आमदनी दुगना हो वह सुनिश्चित कर रहे हैं। आप प्रश्न चिन्ह खड़े करो, खुद ही कंफ्यूज हो। तो कांग्रेस पार्टी इज कंफ्यूज्ड पार्टी, लीडर इज कंफ्यूज, दे आर मिसलीडिंग टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री, दे आर मिसलीडिंग टू द फार्मर ऑफ द कंट्री। यह देश के जो किसान हैं, आम जनमानस है, उनको मिसलीड कर रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसानों के हित के साथ यह खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की दोहरा चरित्र है। अपना भला के लिए कांग्रेस पार्टी जो किसानों की आमदनी दोगुनी होने वाली है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। देश का किसान कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। और अब बात आज होने वाली बीजेपी के महामंथन की। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी का गठन हो गया है और आज नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक होगी। हालांकि नवगठित कोर कमेटी में कई चेहरे बदले गए हैं, लेकिन महामंथन के जरिए पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। साथ ही आगामी महीनों में प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा संभव है। आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। बीजेपी का महामंथन, कोर कमेटी के गठन के बाद ये पहली बैठक, अहम बैठक। बाबूलाल, कुछ ही वक्त अब रह गया है, 4 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं और जिस नाम के बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानना चाह रहा हूं, क्या वो नाम पहुंचेगा आज इस बैठक में? जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। वसुंधरा राजे के बारे में आप पूछने वाले थे। वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं और यही सवाल पूछा गया अरुण सिंह से कुछ ही देर पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने खुद कहा कि वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य जो हैं वो बीमार हैं और उन्होंने फोन करके मुझे इतला दी है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो चीजें
लोगों के बीच में है, उनका अभी तक कोई समाधान पार्टी नहीं ढूंढ पाई है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां होती हैं पार्टी के भीतर, वो अभी तक बरकरार हैं। और बहुत सारे सवाल अरुण सिंह से पूछे गए, जब उनसे ये पूछा गया कि पार्टी में बहुत सारे नेता जो हैं अभी से सीएम बनकर घूमने लग गए हैं, तो क्या पार्टी ऐसे नेताओं के ऊपर जो संतुष्ट और असंतुष्ट धड़े हैं, इनके जो बयानों के ऊपर क्या लगाम कस पाएगी? तो उनका कहना था कि चुनाव तक मीडिया भी कईयों को नेता बना देगा, कईयों को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर देगा, लेकिन पार्टी का आलाकमान जो तय करेगा वही चेहरा होगा, वही सीएम बनेगा। तो उनकी कोशिश यही है कि पार्टी में सब लोग साथ चलें, पार्टी के जो उपचुनाव हैं, चारों विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर पार्टी जीते, और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी पार्टी जीत दर्ज करे। हमारी पार्टी में मतभेद जो है वो होते रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, और जहां कहीं भी कोई दिक्कत है उसका हम सब मिल बैठ करके समाधान निकाल लेंगे। इसके लिए मीडिया को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सतीश पूनिया की तारीफ उन्होंने जरूर करी कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और उनके नेतृत्व में पार्टी ने राजस्थान में 14 जिला प्रमुख अभी बनाए हैं हाल के चुनाव में। तो कुल मिलाकर के जो आज बैठक होने वाली है उसमें जब वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं तो फिर बातें क्या क्या हो सकती हैं। तो इस पर लोग कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे होती तो एकजुटता का मैसेज दिया जा सकता था। सारे जब नेता एक साथ बैठ रहे हैं तो वसुंधरा राजे की मौजूदगी से काफी कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन मैडम आ नहीं रही हैं तो चीजें यथावत रहेंगी। और आने वाले दिनों में भी जो बीजेपी के भीतर और बाहर जो यानी कि खींचतान दिखाई पड़ती है वो जारी रहेगी। फिलहाल जो है अरुण सिंह थोड़ी देर में पार्टी के जो महामंत्री हैं प्रदेश के, उनके साथ में बैठक करेंगे, और जो केंद्र की जो योजनाएं हैं और पार्टी के जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनावों में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, चारों सीटें कैसे जीती जाएं, क्योंकि बीजेपी के पास तो सिर्फ एक सीट थी, 3 पर कांग्रेस के विधायक थे, तो वहां पर जोर बहुत आने वाला है। उम्मीदवारों का चयन एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश पार्टी को करनी है। जितनी खींचतान कांग्रेस में है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी में भी है, इसलिए पार्टी वक्त रहते तमाम चीजों का समाधान ढूंढ लेना चाहती है, तमाम सवालों के जवाब जान लेना चाहती है। इसलिए अरुण सिंह का दौरा यहाँ पर कराया गया है, और उनके साथ में भारती बहन जो है वो भी आई है, जो कि सह प्रभारी है यहाँ की। तो आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत यानी कि अपने भीतर की जो परेशानियां हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा, और बाहर जो चुनौतियां मिल रही हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के हाथ में कमान दी गई है। सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं के नेता तो हैं, लेकिन नेताओं ने अभी तक जो है उनको स्वीकार नहीं किया जाता, तो उनको बहुत जोर आ रहा है। वो चाहते हैं कि सबका सहयोग उन्हें मिले, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं 6-6 बार 7-7 बार चुनाव जीते हुए नेता, तो उनको जो है सतीश पूनिया की जो लोकप्रियता है वो गले नहीं उतरती है, और वो उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनसे किनारा कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। तो आज की बैठक में शायद अरुण सिंह सबको यही टास्क देंगे कि सतीश पूनिया को और मजबूत कीजिए। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संदेश हम देना चाहते हैं बैठक के जरिए, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं पहुंच रही हैं बैठक में। संदेश देना कुछ चाहते हैं, संदेश जाएगा कुछ और। क्या मैसेज जाएगा अब कार्यकर्ताओं के बीच में, इसके बारे में नहीं सोचा पार्टी ने? बिल्कुल पार्टी में बिखराव का जी देखिएगा, पहले से ही चर्चा थी, लेकिन इसके लिए बहाना ये बन रहा है पार्टी के कई नेता हो सकता है नहीं पहुंचे, क्योंकि परसों ही जो है कोर कमेटी गठित की गई है, शुक्रवार को कोर कमेटी बनी और रविवार को पहली बैठक बुला ली गई। तो बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिला, वो अपने अपने इलाके में हैं, पहले से उनके प्रोग्राम बने हुए थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। शॉर्ट नोटिस पे जयपुर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई बातें जरूर होती हैं, तो मौका ढूंढते हैं नेता एक मैसेज देने के लिए कि हम नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे उनकी नाराजगी जो है वो पार्टी के आलाकमान तक पहुंच जाए कि सब कुछ राजस्थान में बातें होंगी और जवाब भी पार्टी के पास होगा ही। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मरुधरा में जारी जबानी जंग की। बीते दिनों उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सतीश पूनिया को नौसिखिया करार देते हुए अक्लहीन बताया था। इस पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया है। देखो ऐसा है, वो बहुत बड़ी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको नौसिखिया कहना और अक्लहीन कहना ये मर्यादित भाषा नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मर्यादा में बोलना चाहिए। तो वो सचिन पायलट साहब को क्या कहना चाहेंगे अगर उनको नौसिखिया कहा है? तो
ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अशोक गहलोत का जादू बरकरार है। सतीश पूनिया अभी उपचुनाव में भी मात खाएगा। नौसिखिया है, पहली बार एमएलए बना है, उसको बहुत अहम हो रहा है। जनता ने पहले सबक सिखा दिया इसको और फिर सिखा देगी उपचुनाव में। तो निश्चित रूप से ये लोग पहली बार एमएलए बन के पता नहीं क्या बन जाते हैं, इनको अकल ही नहीं। अभी अशोक गहलोत केंद्र की और राज्य की राजनीति में तीसरी बार मुख्यमंत्री है, केंद्र में 5-6 बार मंत्री रह लिया। अशोक गहलोत के मुकाबले सतीश पूनिया कहाँ लगेगा। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है अलवर से। बहरोड में बीजेपी नेता पर हमला किया गया। आज बीजेपी नेता मोहित यादव पर हमला हुआ है। 12 से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया। इसके बाद मोहित यादव को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि बहरोड के पास बेरापुर की ढाणी के पास ये बहरोड जा रहे थे। मोहित यादव की गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर 12-13 लोगों ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पुत्र हैं मोहित यादव। मोहित ने बहरोड से भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। घटना की सूचना के बाद बहरोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बीजेपी नेता पर हमला, क्या कुछ पता चल पाया इन हमलावरों का? कौन थे ये और किस मकसद से इन्होंने ये हमला किया? जी, अभी इस मामले में कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है कि किन लोगों ने ये हमला किया है, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, कहीं न कहीं रंजिशवश ये मामला हो सकता है। पूरी इस तरीके के मामले राजनीतिक नेता पर होना कहीं न कहीं किसी रंजिश की ओर इशारा करते हैं। मोहित यादव से बात हुई, उनका खुद का कहना है कि 12-13 लोग थे जिन्होंने आगे गाड़ी लगाकर उन्हें रोका और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गाड़ी पे भी काफी नुकसान हुआ है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का जो हमला हुआ है वो कहीं न कहीं बहरोड में पिछले दिनों आपसी नेताओं की जुबानी जंग हुई थी, उस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अभी तक कुछ ना मोहित यादव ने उस ओर इशारा किया है, ना कुछ पुलिस ने कहा है, तो अभी कुछ राजनीतिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से राजनीतिक लड़ाई की एक वजह सामने हो सकती है। किसी तरह की कोई पहचान उन हमलावरों की मोहित यादव ने कोई पहचान बताई हो, किसी तरह का कोई हुलिया बताया हो? पहला सवाल तो ये। और दूसरा राजेंद्र, फिलहाल स्थिति कैसी है मोहित यादव की? जी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग थे उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, इसलिए उनमें से वो पहचान नहीं पाया कि कौन लोगों ने हमला किया है। उनके द्वारा खुद ये कहा गया कि अज्ञात लोगों ने हमला किया है। लेकिन जहां तक उनकी जो स्थिति की बात है, उनके पैर और सिर में चोट आई है और शरीर में कुछ डंडों की जो चोटें हैं वो बताई जा रही हैं। ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं और गाड़ी को जरूर भारी नुकसान हुआ है, उसको पूरे शीशे को तोड़ दिए हैं, साइड में काफी नुकसान हुआ है। लेकिन मोहित यादव को कुछ चोटें जरूर आई हैं, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता पर हमला। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ पर हमला किया गया। कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर हंगामा किया। तारानगर थाने का घेराव कर दिया। नुक्कड़ सभा कर बीजेपी नेता लौट रहे थे। अब इस हमले के बाद, प्रदर्शन के बाद इलाके में आरएसी तैनात कर दी गई है। तारानगर के
भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी और चूरू जिले के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी जांगीड़ पर जब नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उस प्रचार के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधार रहे थे। उस समय एक भीड़ तंत्र ने उन्हें घेरा, गाड़ी को पूरी तोड़ा, वहां पे उनसे मारपीट की, गंभीर रूप से वो घायल हुए, तारानगर से रेफर होकर चूरू पहुंचे हैं। हम चाहते हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उसके बाद में जो भी चिकित्सा उपचार होगा या रेफर होगा तो डॉक्टर साहब वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बाहर इकट्ठे हुए हैं। और जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर पुलिस का सर्च अभियान। मुहाना में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कीरों की ढाणी समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई थानों के पुलिसकर्मी इस सर्च ऑपरेशन इन्होंने किया। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। राजधानी जयपुर की साउथ पुलिस की ओर से कुछ इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मुहाना इलाके की कीरों की ढाणी समेत कुछ इलाकों में सुबह सर्च कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। अलग अलग थानों की पुलिस के कई जवान इस सर्च अभियान में मौजूद रहे। तत्व और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग हैं, तो उस सिलसिले में आज सुबह 3 बजे से करीबन 200 पुलिस कर्मियों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया श्रीमान डीसीपी हरेंद्र महावर के निर्देशानुसार। तो वहां से करीबन 50 तो लोग संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी शकुनिया तस्दीक की जा रही है, जिनके पास आईडी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, और करीबन 60 के आसपास संदिग्ध वाहन 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। और अलवर से बड़ी खबर, अलवर में बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले। प्राइवेट कंपनी का एटीएम ही उखाड़कर ये बदमाश ले गए। एटीएम में 12,70,000 रुपए थे। 4 से 5 बदमाशों ने एटीएम उखाड़ा। स्कॉर्पियो गाड़ी की मदद से एटीएम उखाड़ा और ले गए। बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले अलवर में। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलवर से खबर आई है 12,70,000 रुपए इस एटीएम में थे। राजेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया? सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली गई, इन बदमाशों की कोई पहचान हो पाई? जी, ये एक निजी बैंक का एटीएम था जिसमें 12,70,000 रुपए इसमें थे, और रात करीब 12 बजे के करीब 5 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और उसके बाद उन्होंने बैच लगा करके उसको एटीएम को उखाड़ दिया गाड़ी से, उसको करके उसके बाद गाड़ी में रख करके ले गए हैं। 5 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी को उन्होंने पहचान कर ली है। उसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि चूंकि हरियाणा का समीपवर्ती इलाका है तो बदमाश दूसरे राज्य को क्रॉस करके कहीं बाहर चले गए हैं, इसलिए पुलिस की जो टीमें हैं 3 टीम पुलिस की अलग अलग बना करके रवाना की गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिल पाए हैं। गार्ड भी होता है एटीएम के बाहर? जी, गार्ड इस एटीएम में नहीं था। इसी तरीके से 2 दिन पहले लक्ष्मणगढ़ के मौजपुर में भी घटना हुई थी, वहां पर भी गार्ड मौजूद था। नीमराणा में जो घटना आज हुई है उससे तरीके के पास में ही पीएनबी का बैंक था, वहां 10 लाख रुपए का एटीएम को उखाड़ के ले गए थे 3 महीने पहले। उसमें भी तमाम जानकारी के लिए। और खबर अब शिकंजे में आए अपराधियों की। भरतपुर के चक में शराब दुखांतिका के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चक सामने में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में आरोपी रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते और भी अब कई आरोपियों के नाम सामने आने की आशंका है। वहीं आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्तौल, कारतूस और नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रहमत अली है, जो हत्या के एक केस में जमानत पर है। पुलिस ने आरोपी रहमत पर आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। भरतपुर के कामा में सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष ने एक सब्जी व्यापारी से मारपीट की। पीड़ित ने दुकान में लूटपाट का भी आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि निरौती सैनी नाम का आरोपी सब्जी मंडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज है और इसी के कारण इसने मारपीट की। और अब बात झालावाड़ की। यहां डग थाना पुलिस ने गौवंशों से भरे 5 पिकअप जब्त किए हैं। मौके से पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया। पुलिस अधिकारी ब्रिजमोहन मीणा ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर डोडी इलाके में नाकाबंदी कर गौवंशों से भरे 4 पिकअप को जब्त किया, जबकि एक पिकअप चालक भागने लगा। इस दौरान हरनावदा गांव के पास पिकअप एक मकान से टकराकर पलट गई। मौके से पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। कोविड की जंग का बिगुल बज चुका है। स्वस्थ भारत का सपना अब सज चुका है। निकलने वाली है खुशियों की झांकी, बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। इस युद्ध में हम सब है योद्धा, ये काम अब अकेले नहीं होगा। सकारात्मक रखनी है सोच, बढ़ते जाना है हर रोज। बस एक लक्ष्य है, हर भारतीय को जल्द से जल्द मिले अपनी वैक्सीन का डोज। कोशिश पूरी करनी है, बात न रह जाए आधी, बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। अफवाह ये बाहर आई है, बेकार अपनी दवाई है, पर सच में आपको बता दूं, कई देशों ने ये वैक्सीन अपने भारत से मंगवाई है। नेपाल, भूटान, अफ्रीका, श्रीलंका, हर जगह अपना बज रहा है डंका। WHO से लेकर बिल गेट्स तक मेड इन इंडिया पे किसी को नहीं शंका। हमने बचानी है अब अपनी मानव जाति, बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।